आइए अब इस अभिक्रिया को देखते हैं। यह है एस्टर का जल अपघटन। जब एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है, उसके फलस्वरूप हमें एक एसिड और अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हम देखें कि आपको एक अणु एस्टर तथा एक अणु जल की अभिक्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, लेकिन जो जल अपघटन पर जिसके फलस्वरूप हमें एसिटिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दोनों की ही सांद्रता यानी कि एस्टर और जल दोनों की ही सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जब हम जल अपघटन करते हैं तो जल की मात्रा एक्सेस में बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है, और इस तरह से यदि जल की सांद्रता जो अभिक्रिया की दर है उसको प्रभावित नहीं करती है, यानी कि अभिक्रिया दर में जल की सांद्रता का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, और इसे हम प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए शुरू में जब t = 0 है, t शून्य समय है, स्टार्ट में हम एस्टर तथा जल के एस्टर के 0.01 मोल ml लेते हैं और जल के 10 मोल लेते हैं। जब हम इसका अपघटन करते हैं तो शुरू में तो हमारे पास एसिटिक एसिड और अल्कोहल के 0 मोल थे, लेकिन जब t समय के पश्चात हम देखते हैं इनकी सांद्रता, तो एस्टर की सांद्रता 0 मोल बचती है, यानी कि एस्टर लगभग पूरा समाप्त हो गया है। लेकिन जब हम पानी की सांद्रता देखें तो वह हमें 9.9 मोल प्राप्त होती है, यानी कि इस पूरे अपघटन के दौरान जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, और इस तरह से हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो बराबर मात्रा में 0.01 मोल और 0.01 मोल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर अब यदि अभिकारक की आणविकता को लें तो आणविकता मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये प्राथमिक अभिक्रिया है, 1 स्टेप रिएक्शन है, और इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 है। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो तो 2 है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जब हम इसके लिए वेग इक्वेशन लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं, तो वह केवल वेग = K कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर की घात 1 प्राप्त होती है। तो यानी कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो वास्तव में उच्च कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह कार्य करने लगती हैं। यह प्रथम कोटि के वेग नियम का अनुसरण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म एक अणुक अभिक्रियाएं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण हमने लिया था, वह है केन शुगर यानी इच्छु शुगर का प्रतिलोमन। यहाँ पर जो शुगर है C12H22O11, इसके साथ जब हम जल के में इसका विलयन बनाते हैं और अम्ल की उपस्थिति में जब इसका अपघटन करते हैं तो हमें 1 मोल ग्लूकोज के और 1 मोल फ्रक्टोज के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसमें ग्लूकोज हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी तथा फ्रक्टोज हमें लीवो रोटेटरी प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज का रोटेशन अधिक है, इसलिए उत्पाद मिश्रण का जो ओवरऑल रोटेशन होगा वह लीवो रोटेटरी हो जाता है। नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वह लीवो रोटेटरी हो जाता है। और इस प्रकार डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का लीवो रोटेटरी अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तन शर्करा का प्रतिलोमन कहलाता है।
यहाँ पर भी आप देखें कि यदि इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलैरिटी आणविकता देखें तो यहाँ पर ये 2 अणु इसमें भाग ले रहे हैं। यह प्राथमिक अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसमें एक ग्लूकोज और एक जल का अणु भाग ले रहा है। यानी कि इसकी जो आणविकता है वो 2 है, लेकिन इसकी ऑर्डर जो है अभिक्रिया की कोटि है वह एक ही है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया की दर केवल ग्लूकोज की सांद्रता पर निर्भर करती है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। इसी प्रकार से हम और भी अधिक अणुओं वाली अभिक्रिया ले सकते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें कि 2 मोल ए अभिकारक के 1 मोल बी अभिकारक के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि जो अभिक्रिया की दर है वह एक ही कंसंट्रेशन के 2 घात के समानुपाती होती है। यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? 2 हुई। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो सांद्रता है वहाँ पर ए की सांद्रता 2 मोल है और बी की सांद्रता 1 मोल है। तो ये वास्तव में होनी चाहिए थी त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिकोटि अभिक्रिया, लेकिन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि छद्म द्विअणुक अभिक्रिया, जो वास्तव में त्रिअणुक अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर यह द्विअणुक अभिक्रिया की तरह व्यवहार कर रही है। जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी यदि हम ले, आणविकता ले, तो ये 2 + 1 = 3 होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी अभिक्रियाएं जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता समान होती है। लगभग 99.9 केसेस में इस प्रकार को देखने को मिलता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं और इन्हें हम छद्म अणुक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में से दूसरे कारक की बात करते हैं, वह है ताप। यानी कि अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। सामान्य तौर पर भी हम देखें तो ये देखा जाता है कि बहुत सी अभिक्रियाएं अब ताप के द्वारा प्रभावित होती हैं। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को देखें। जब हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का वियोजन करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसे वियोजित होने में कुल इसकी प्रारंभिक मात्रा को 50% वियोजित होने में कुल 10 दिन लगते हैं। जबकि यदि हम इस तापमान को 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, बढ़ा दें, तो यह 5 घंटों में ही वियोजित हो जाती है। और इसी तरह से यदि हम तापमान को और बढ़ा दें और तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड केवल 12 मिनट में वियोजित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। हम जब टाइट्रेशन करते हैं, है ना, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के बीच जब हम अनुमापन करते हैं, उस समय भी हम देखते हैं कि जब ब्यूरेट में हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में जब हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं तथा उसमें 2 से 3 ml तनु सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं, इसके बाद उस अभिक्रिया मिश्रण को हम गर्म करते हैं, क्योंकि गर्म करने से जब पोटेशियम परमैंगनेट हम उसमें डालते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन जो है वह तेजी से होने लगता है। यदि हम गर्म न करें तो अभिक्रिया काफ़ी धीमी होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह प्रायः ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। प्रायोगिक रूप से यह देखा गया है कि किसी भी अभिक्रिया के तापमान को यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग स्थिरांक के मान में 2 से
तिगुनी वृद्धि हो जाती है। यदि K की वैल्यू जो हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी होगी और यदि हम K की वैल्यू T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यू होगी, इसका यदि हम अनुपात निकालें तो यह 2 से 3 के बराबर आता है और इस अनुपात को हम ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर K की वैल्यू को हम K से दर्शाएं तो 10 यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम तापमान कर देंगे तो K की वैल्यू 3K हो जाएगी, यदि 3 गुना बढ़ रही है तो। यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाएं तो अब जो 3 की वैल्यू है वह 9K के बराबर हो जाएगी। फिर यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो K की वैल्यू 27K के बराबर हो जाएगी। तो हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर K की वैल्यू उसी अनुपात में 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जो अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किया था वो किया था अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, और जिसे हम ताप अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को अर्हेनियस इक्वेशन के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन है, इसे प्रस्तावित तो वॉन हॉफ नामक रसायनज्ञ ने किया था, लेकिन बाद में इसके भौतिक सत्यापन तथा इसको प्रतिपादित करने का कार्य वैज्ञानिक अर्हेनियस ने किया था। ये अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है K = A.E⁻⁻RT, जहाँ पर हम देखें कि K तो वेग स्थिरांक है, इसके अलावा जो A है उसे हम अर्हेनियस गुणांक या फिर फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट आवृत्ति गुणांक कहते हैं, और इसका मान किसी एक निश्चित अभिक्रिया के लिए निश्चित होता है। यहाँ पर EA है, वह एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को दर्शाता है। यहाँ पर R जो है वह है गैस कांस्टेंट। तो इसके यहाँ पर हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इसको हम एक हाइड्रोजन और आयोडीन के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 1 मोल आयोडीन गैस के 1 मोल से क्रिया करके 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। यह और अर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार या अर्हेनियस के नियम के अनुसार यह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन के 1 अणु और आयोडीन के 1 अणु आपस में इस तरह से संघट्ट करें, कोलिजन करें और उसके बाद एक मध्यवर्ती का निर्माण करें। यानी कि H2 और I2 इस मिलकर एक मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे और फिर यह जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती होगा वह वियोजित होकर उत्पाद में परिवर्तित होगा। और इस मध्यवर्ती को जिसे हम सकृत संकुल भी कहते हैं, ये सकृत संकुल के लिए तक पहुंचने के लिए उन अभिकारकों को एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी, जिसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और इसीलिए जब हम स्थितिज ऊर्जा तथा इसको अभिक्रिया निर्देशांकों के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, और इसे हम ग्राफ के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये y एक्सिस पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है तथा x एक्सिस पर यहाँ पर अभिक्रिया निर्देशांक यानी कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में हम देखें कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के यानी कि अभिकारक की जो ऊर्जा है वो आपको इस लेवल पर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये इनके बीच संघट्ट होता जाता है और इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, और इनके पश्चात इनको जो एक सकृत संकुल में परिवर्तित होना आवश्यक होता है, और इस सकृत संकुल के लिए
बनाने के लिए इनको जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा इसके कर्व के पीक पर आपको दिखाई दे रही है। इसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो है ये सकृत संकुल बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम अभिकारकों की प्रारंभिक ऊर्जा को 10 जूल मान लेते हैं इनकी, और सकृत संकुल बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, यानी कि इस हाइट तक, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, वह कुल मिलाकर 50 जूल है। और इस ऊर्जा को, जो टोटल ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो अभिकारकों के पास 10 जूल ऊर्जा है, जबकि उनको सकृत संकुल बनाने के लिए कुल जो देहली ऊर्जा तक पहुंचना है, उस ऊर्जा की मात्रा 50 जूल है। यानी कि उनको जो ऊर्जा गैप है, यानी कि 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 जूल, 40 जूल ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। और ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि 40 जूल ऊर्जा जो है वह इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। जब ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे, तब ये सकृत संकुल बनाने में सक्षम होंगे। और जैसे ही सकृत संकुल बनेगा, ये बहुत ही क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, वैसे ही ये तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा है, वह बराबर होती है अभिकारकों की ऊर्जा के प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के। या हम कहें, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह बराबर होती है देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की के पास जो प्रारंभिक ऊर्जा है उसके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जब तक ये एक्टिवेशन, जब तक अभिकारक इस सकृत संकुल के इस बैरियर को पार नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट में, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। अब इस जो ऊर्जा है, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अणुओं के अंश तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचा। ये ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग अणुओं की संख्या की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर कुछ अणुओं की संख्या गतिज ऊर्जा कम है, कुछ अणुओं की संख्या यहाँ पर पीक पे जो दिखाई दे रहे हैं वो उन अणुओं की संख्या है जिसकी ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर यदि हम एक यहाँ पर ले लें, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंगित करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ अणुओं की संख्या ज़्यादा है जिनके पास औसत ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उन अणुओं की संख्या कम है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जो अणु, जितनी अणुओं की संख्या इस एक्टिवेशन एनर्जी को के या उसके पास उतनी ऊर्जा हो जाएगी, वो ही उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। अब यदि हम तापमान बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि हम बढ़ा देते हैं, तो जो कर्व है वो इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टी समय वाला कर्व की जो पीक थी वो राइट हैंड साइड पर थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, ऊंचाई कम हो गई है, जबकि यहाँ पर आप देखें जो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद वाले क्षेत्र है उसके मान में, उसके एरिया में बढ़ोतरी हो गई है, जो ये दर्शाता है कि तापमान बढ़ाने से उन अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे अधिक एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ाने से ऐसे अणु बढ़ जाते हैं जो कि सीधे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि किसी भी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा प्राप्त करके संघट्ट करने वाले तथा प्रोडक्ट में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यदि T+10 कर दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी बढ़ा दें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाली
जो ग्राफ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है और यही कारण है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो भी पहले की तुलना में 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर हम देखें कि अर्हीनियस इक्वेशन के इस क्यों देखें, जो k इज इक्वल टू a डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यहाँ पर भी आप देखें ये दर्शाता है कि जैसे जैसे तापमान T के मान में बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है ना, माइनस क्योंकि ये नेगेटिव है, एक्टिवेशन के मान के एनर्जी के मान में कमी आएगी और इस तरह से K की वैल्यू बढ़ेगी और जितने ज़्यादा K की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि वेग स्थिरांक की मान बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होगी। अब हम अर्हीनियस इक्वेशन का एक और रूप प्राप्त करते हैं और इसके लिए हम अर्हीनियस इक्वेशन के का प्राकृतिक लघुगणक लेते हैं। जो ऊपर जो समीकरण है उसका प्राकृतिक लघुगणक लेने पर ये हमें प्राप्त होगा ln k इज इक्वल टू, यहाँ पर जो घात है वो सामने आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a। आप देखें तो ये भी इक्वेशन जो है वह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखा समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बिल्कुल समतुल्य है और यहाँ पर हम y एक्सिस पर ln k रखते हुए तथा x एक्सिस पर टाइम 1/t है ना, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर 1/t है, 1/t लेते हुए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें चूँकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ई ए बाई आर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमें एक नेगेटिव स्लोप प्राप्त होता है और ये जो स्लोप की ढाल है या स्लोप है वह हमें माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू दिखाता है। ये और इसे हम जब हम स्लोप ज्ञात कर लेंगे यानी कि इसे डेल्टा टी के द्वारा इसे ज्ञात कर लेंगे तो हमें माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके जो अर्हीनियस इक्वेशन है उसका प्राकृतिक लघुगणक लेकर हम आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्हीनियस समीकरण में T के मान में जैसे जैसे हमने देखा कि वृद्धि होती है वहाँ पर ई ए के मान में कमी आती है और इस तरह से वेग स्थिरांक के मान में बढ़ोतरी होती है और जितनी ज़्यादा वेग स्थिरांक के मान में बढ़ोतरी होगी उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम जानते हैं अभिक्रिया की दर R ये समानुपाती होती है K के और इसलिए K की वैल्यू बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। आइए अब हम अर्हीनियस इक्वेशन का एक और रूप देखते हैं जिसके द्वारा हम किसी एक अभिक्रिया के लिए 2 भिन्न भिन्न तापमानों पर उनके वेग स्थिरांकों तथा सक्रियण ऊर्जा में संबंध जान सकते हैं। मान लीजिए किसी अभिक्रिया के लिए T1 तापमान पर वेग स्थिरांक का मान K1 है तथा T2 तापमान पर वेग स्थिरांक T2 है, तो इसके लिए हम अर्हीनियस इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। T1 तापमान पर ये होगा ln ऑफ K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T1 प्लस ln ऑफ A और उसी तरह से T2 तापमान पर हम लिखेंगे ln ऑफ K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T2 प्लस ln ऑफ A। यहाँ पर आप देखें जो ln ऑफ A है ये दोनों किसी एक अभिक्रिया के लिए स्थिरांक होते हैं। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2। यहाँ पर जो ln ऑफ A है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2, या हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पर ई ए बाई आर जो दोनों तरफ कॉमन है इसलिए हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास मिलेगा 1/T1 माइनस 1/T2।
अब यहाँ पर जब हम ये ln नेचुरल लॉग को जब हम 10 के आधार पर लघुगुणक में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पर 2.303 का गुणा करते हैं। तो इसे हम 10 के आधार पर लॉग में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 log K2 by K1 is equal to EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2। अब यहाँ पर 1 by T1 minus 1 by T2 इनको माइनस करने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ T2 minus T1 by T1 into T2। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और साथ ही यहाँ पर 2.303 इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन हुआ वो हो जाएगा log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला ये अर्हेनियस इक्वेशन का एक दूसरा रूप है जिसके द्वारा हम किसी अभिक्रिया के लिए दो तापमानों T1 T2 तथा वेग स्थिरांक K1 K2 में संबंध जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें किसी अभिक्रिया के लिए दो तापमानों पर वेग स्थिरांकों का मान पता हो तो हम आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए किन्हीं दो तापमानों 300 केल्विन एंड 400 केल्विन पर इनके वेग स्थिरांकों का मान क्रमशः 0.0345 पर सेकंड तथा 0.1365 पर सेकंड है। यहाँ पर साथ ही साथ जो वेग स्थिरांक R की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर सेकंड। तो इस तरह से हम जो हमने नया अर्हेनियस इक्वेशन प्राप्त किया है उसमें हम इन सारी वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला इक्वेशन हो जाएगा वो होगा log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2। इसमें हम सारी वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर K2 और K1 की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम लिखेंगे log K2 की वैल्यू 2.365 और K1 की वैल्यू है यहाँ पर 0.2345। इसी तरह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और नीचे हम लिख देंगे 2.303 तथा R की वैल्यू डाल देंगे ये हो जाएगा 8.314। साथ ही साथ हम टेम्परेचर तापमान की वैल्यू रख देते हैं तो T2 तापमान है 400 केल्विन, T1 तापमान पर आ जाएगा 300 केल्विन और नीचे T1 इंटू T2 की जगह पर हो जाएगा 300 इंटू 400। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर लॉग हमें मिल जाएगा 3.965 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पर 400 में से 300 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 और साथ ही नीचे आपको 300 इंटू 400 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पर अब क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरफ ले आते हैं तो बाकी नीचे वाली जितनी वैल्यू है वो ऊपर चली जाएंगी और हमें प्राप्त होगा 0.5973। ये हमने log 3.965 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर हमें मिल गया 0.5973 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 4 और नीचे हमारे पास मिल गया 100। जब हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होगी वो होगी 13724.2 जूल पर मोल। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक के मान यदि हमें दिए हुए तो हम आसानी से उस अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।